जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के जो एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की बात करेंगे, फुल ऑन आंसर की बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बताए हुए पेपर से आए थे वो आपने देखा होगा। मैंने कहा था कि आपके लगभग क्वेश्चंस यहां से गिर जाएंगे, वही हुआ है। लगभग क्वेश्चंस अपने ही बताए हुए क्वेश्चन से आए हैं, बाहर से कुछ नहीं आया है। बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अपन पूरा का पूरा तो देखो, हम भी केवल प्रेडिक्शन करते हैं और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो धीरे धीरे समझ में बैठ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे, बाकायदा उनके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चंस को। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, पेन चेंज कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जहां पे देखो, पहला क्वेश्चन था बेटा आपके पास में, पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता को सबसे अच्छा कौन समझता है। यानी पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता को सबसे अच्छा कौन समझता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द नीड फॉर एनवायरमेंट अवेयरनेस। देखो, साक्षरता दर में सुधार के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अपने पास में। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सॉल्यूशन देखो, सतत जीवन श्रेणी को बढ़ावा देने के लिए। तो याद करो, सतत विकास से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। तो सतत जीवन शैली को बढ़ाने के लिए अपने पास में पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन था, पर्यावरण नैतिकता संबंधित है। तो बार बार मैं एक ही बात कह रहा था बेटा, मानव पर्यावरण उनके बीच में परस्पर क्या है, संबंध है। मानव के बिना पर्यावरण अधूरा, पर्यावरण के बिना मानव अधूरा। तो हमारे पास में मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध से अपने पास में पर्यावरण नैतिकता में संबंध होता है। पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी में किस तकनीक ने सुधार किया। तो याद करो, देखो, वस्त्र प्रौद्योगिकी बिल्कुल गलत है, सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल गलत है, धातुक्रम बिल्कुल गलत है। क्या आएगा बेटा, सूचना प्रौद्योगिकी। क्या आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। मैंने कहा था अपने पास में जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बार बार अपने पास में हर एक चीज की सूचनाओं को रखता है, हर एक चीज को अलग तरीके से क्या करता है, डिफाइन करता है। तो यहां पे सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा। फिर आता है, मानव पर्यावरण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो बेटा, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन जो था वो स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संगठन ने अपनाई थी बेटा। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने अपनाई थी। टेलीमेडिसिन का मुख्य उद्देश्य है, टेलीमेडिसिन देखो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देना नहीं, अस्पतालों में सफाई रखना बढ़ाना गलत, संक्रमण को बढ़ाना रोकने वाली दवाइयां बनाना बिल्कुल गलत। तो इसमें आ जाएगा बेटा, डिजिटल संचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये हो जाएगा अपने पास में टेलीमेडिसिन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या दबाव और सूखे के कारण खाद्य भूमि से जूझता है। तो बेटा, पश्चिमी यूरोप बिल्कुल नहीं जूझता, उत्तरी अमेरिका बिल्कुल नहीं जूझता, पूर्वी एशिया भी नहीं जूझता है। जूझता कौन है बेटा, अफ्रीका। कौन जूझता है, अफ्रीका। और अफ्रीका के लिए हम बार बार बात करते हैं ना, अफ्रीका के कई इलाके हैं जहां पे लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, शिकार पकड़ते हैं और कच्चा मांस खाते हैं। तो अपने यहाँ पे अफ्रीका का जिक्र करेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था बेटा, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। शब्द वहन क्षमता का अर्थ है, तो वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहारा दे सकता है। वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण क्या दे सकता है, सहारा दे सकता है, वही क्या है अपने पास में, वहन क्षमता होती है। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसने कराया था बेटा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। किसने किया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या है, तो बेटा 17 है। कितनी है, 17 है। मिट्टी की लवणता का अर्थ है बेटा, तो मिट्टी की लवणता खनिजों की यानी नहीं, मिट्टी का कटाव नहीं, जल की कमी नहीं, मिट्टी में लवणों की अत्यधिक जमाव जो है वो मिट्टी की लवणता को दर्शाता है। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है अपने पास में 13वां, जल भराव किस कारण से होता है। जल भराव किस कारण से होता है, तो बेटा अत्यधिक सिंचाई से। किससे होता है, अत्यधिक सिंचाई से। निम्न में से कौन
ऊर्जा स्रोत अश्य नहीं है, यानी कौन सा ऊर्जा का स्रोत अश्य नहीं है, तो देखो बेटा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है, जिसमें देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बिल्कुल है, जल विद्युत बायोमास बिल्कुल है, बायोगैस ज्वारी ऊर्जा बिल्कुल है, तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस नहीं है। भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, तो बेटा भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है अपने पास में, कोयला, ये मैंने बताया था आपको, कौन सा आएगा, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है, तो बेटा आधात्विक खनिज अपने पास में कोयला है बेटा, तो तांबा लोहा धातु है, मैग्नीज धातु है, तांबा भी क्या है, धातु है, धातु कौन नहीं है, कोयला, क्या नहीं है, कोयला, तो अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा अपने पास में, कोयला हो जाएगा। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद का उदाहरण है, तो आप उदाहरण दे दो कावेरी, कौन आएगा, कावेरी। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है, तो बेटा मैंने कहा था जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं, तो जल क्या है, अजैविक, वायु क्या है, अजैविक, खनिज क्या है, अजैविक, तो जैविक कौन सा हो जाएगा बेटा, कोयला हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन में बात करते हैं विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या। हमने भारत के हॉटस्पॉट बात किए थे, तो भारत में कितने थे, 4 थे, लेकिन अपने पास में पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट है, कितने हैं, 36 हॉटस्पॉट है। मरुस्थली है, मरुस्थलीकरण अधिकतर कहां होता है, तो बेटा देखो मैंने कहा था मरुस्थलीकरण से बताया था कि अगर पेड़ लगा देंगे तो मरुस्थल को हम हटा सकते हैं, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, तो बारिश ज्यादा के लिए अपने पास में जहां कहां बारिश कहां नहीं होगी, जहां पे शुष्क क्षेत्र होगा या अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, बाकी तीनों का अपने यहाँ पे हटा देते हैं। कृषि क्षेत्रों में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण है, तो देखो भूमि को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम है बेटा उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, क्योंकि हम यूरिया का यूज में लेते हैं या अन्य किसी केमिकल का यूज में लेते हैं, जिससे भूमि क्या होती है अपने पास में क्षरित हो जाती है। बाह्य संस्थान संरक्षण का उदाहरण मैंने 2 बताए थे आपको, एक्सिटू और इनसिटू, तो एक्सिटू का उदाहरण पूछ रहा है तो बेटा बीज बैंक आ जाएगा, कौन आएगा, बीज बैंक। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो बेटा 10 हो जाएगी अपने पास में, कितनी होगी, 10 हो जाएगी। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे जैव विविधता का विकल्प मूल्य संबंधित है, तो बेटा याद रखना भविष्य के संभावित उपयोगों से, किससे आएगा, भविष्य के संभावित उपयोगों से अपने पास में। आनुवांशिक विविधता में भिन्नता है, तो बेटा देखो अलग अलग प्रजातियों में ऐसा नहीं है, अपने पास आवासों में नहीं है, जनसंख्या के आकार में नहीं है, एक ही प्रजाति में, यानी एक ही प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है अपने पास में, जेनेटिक वेरिएशंस पाई जाती है, जैसे अपन अपनी खुद की बात भी कर सकते हैं। सांस्कृतिक परिस्थिति पारिस्थितिकी सेवाएं संबंधित है, तो अमूर्त लाभों से, किससे होगा, अमूर्त लाभों से। उसके बाद में 29वें क्वेश्चन की बात करें कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है, तो याद रखना बेटा कृत्रिम रूप से बनाए और संचालित, कृत्रिम रूप से बनाए और संचालित। जल प्रदूषण अधिनियम नियम कब पारित हुआ था, अपन ने दिया था कल वाले मॉडल पेपर में 1974 में, कब हुआ, 1974 में। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज है, तो मैंने आपको 4 गैसें बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी, CH4 बताई थी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बताए थे, N2O बताए थे और CFC बताई थी मैंने, H2O भी ऐड कर दिया था आपने, तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सेट हो जाएगा। तापीय प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो धातु अपशिष्ट नहीं, वनाग्नि नहीं, ज्वालामुखी नहीं, उद्योगों से निकलने वाला गर्म पानी जो है वो तापीय प्रदूषण को बढ़ाता है, जिसमें CO2 एक प्रमुख उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था आपको। आर्द्र भूमियां कार्य करती है, तो प्राकृतिक जल शोधक और बाढ़ नियंत्रक के रूप में, प्राकृतिक जल शोधक और बाढ़ नियंत्रक के रूप में, ध्यान रखना। अपघटक का मुख्य कार्य है, तो याद करो बेटा मैंने कहा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर अपने पास में अपघटक या डीकंपोजर, तो डीकंपोजर का काम होता है बेटा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, मिट्टी का उठा वापस से मिट्टी में मिला रहा है कौन, अपघटक, कौन है, अपघटक। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार हमेशा दर्शाता है, मैंने कहा था सबसे पहले कौन आएगा, बेस में कौन रहेगा बेटा, उत्पादक, उत्पादक के बिना पारिस्थितिकी पिरामिड बनना मुश्किल है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी अपने पास में उत्पादक, फिर कंज्यूमर अपने पास में, और फिर अपने पास में डीकंपोजर का पार्ट आता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो मैंने बताया था आपको याद हो तो 2 बताए थे मैंने, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, याद करो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बताए थे मैंने। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस उष्मागतिकी नियम का पालन करता है, तो पहले नियम का पालन करता है, किसका करता है, पहले नियम का पालन करता है, ऊपर की ओर जाता है वापस से नीचे की ओर नहीं आता है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, यह भी बताया था मैंने, 1980 के अंदर हुआ था अपने पास में।
उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है बेटा भूमि क्षरण, बिल्कुल होती है, पहला क्वेश्चन पढ़ा हमने। जल प्रदूषण बिल्कुल होता है अपने पास में, तो दोनों आ जाएंगे अपने पास में, और भी आ जाएगा। आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को कहते हैं, तो एक साथ अपने पास में कई खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ती है, तो उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। 39वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है बेटा एक दिशात्मक। मैंने कहा था प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से ऊपर की ओर, बाकी अपने पास में काम ही नहीं था। 40वां क्वेश्चन था, क्योटो प्रोटोकॉल केंद्रित है बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल अपने पास में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पे, किस पे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पे। जैव विविधता सम्मेलन कब अपनाया गया? तो बेटा रियो अर्थ समिट में। कब अपनाया था? रियो अर्थ समिट में। पर्यावरणीय लेखा परीक्षा का उद्देश्य है, तो बेटा याद रखना अनुपालन का मूल्यांकन। किसका आ जाएगा? अनुपालन का मूल्यांकन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है, तो बेटा पर्यावरणीय प्रभाव परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसके लिए अपने पास में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो मैंने बताया था अपने पास में वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन के लिए मैंने सुंदरलाल बहुगुणा की बात की थी, उत्तराखंड की बात की थी। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये क्वेश्चन भी अपन ने बताया था आपको, एज इट इज 2002 में हुआ था। ईस्ट वेस्ट प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है, तो याद करो मैंने पुनः चक्रण अपने पास में पुनः चक्रण से बताया था, रिसाइकल की बात की थी अपन ने। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो मैंने रूस का जिक्र किया था। रूस के पास में कौन है? यूक्रेन। बार बार रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं ना, यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना से। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को किससे बचाती है? तो मैंने बार बार कहा था आपको, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण, ए भी कहा था, बी भी कहा था और सी भी कहा था। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है बेटा? तो देखो हेपेटाइटिस ए भोजन जनित भी है और आपकी जल जनित भी है, तो दोनों आ जाएंगे ए और बी। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। और इस प्रकार से हमारे पास में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपकी आंसर की थी, तो जल्दी से चेक करो और बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही है इस पूरे पेपर के अंदर, और उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपके कितने नंबर पे आप पास आउट हो जाओगे, कितने पेपर पे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के अंदर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।